हेलो एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि शेयर्स क्या होते हैं और सारे शेयर की काउंटिंग कैसे करी जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस में बताया था कि ये पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो मेन ये है कि जो पब्लिक कंपनी होती है वही हमेशा डायरेक्ट पब्लिक को शेयर इशू करती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी को ये अलाउ नहीं है कि वो पब्लिक से, लोगों से पैसा इशू करवाए थ्रू शेयर्स। वो ऐसा नहीं करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं ये पब्लिक कंपनी के लिए करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। ठीक है। तो जो शेयर्स होते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है, हमने जैसे कि अपने उसमें पढ़ा था, हमने पार्टनरशिप में हम कहते थे कि ए पार्टनर का इतना शेयर है, बी पार्टनर का इतना शेयर है। ऐसे करते थे ना कि 1/3 शेयर ए का, 1/2 शेयर बी का। ऐसे यानी शेयर क्या होता है, हिस्सा। तो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स का मतलब ये होता है कि शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जैसे हमने 11th में पढ़ा था ओपीसी। ओबीसी मतलब 1% कंपनी के सोल प्रोप्राइटर के लिए हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी। और हमने रिसेंटली भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है कि पार्टनर्स की कितनी कैपिटल होती है। उसी तरीके से कंपनी के अंदर कैपिटल जो होती है वो शेयर कैपिटल के थ्रू इंडिकेट करी जाती है कि कंपनी की इतनी शेयर कैपिटल है। वो जो शेयर कैपिटल होती है वो किन की होती है, ऑनर्स की होती है, यानी मेंबर्स की होती है। जो शेयर्स लगाते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, तो उन्हीं की होती है। तो शेयर्स का मतलब यही होता है कि जो शेयर कैपिटल में जिनका हिस्सा होता है वही शेयर्स होते हैं। ठीक है। तो उस शेयर को जो इंडिकेट करते हैं उसे शेयर्स कहा जाता है। ठीक है। अब वो जो शेयर्स लगाता है, यानी जो शेयर्स होल्ड करता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर्स आर द पर्सन हु होल्ड द शेयर्स। ठीक है। अब जो हमारे शेयर्स होते हैं कंपनी के अंदर शेयर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो इक्विटी है वो क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है वो क्या होती है, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। प्रेफरेंस से ही पता चलता है कि किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल वो होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। अब वो प्रेफरेंशियल राइट किससे रिलेटेड होते हैं, ये होता है कि उन्हें डिविडेंड जो है वो इक्विटी से पहले मिलेगा। और सेकंड होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस टाइम पे रिपेमेंट उन्हें पहले मिलेगी। तो अब यहाँ 2 चीजें हमने पढ़ी कि डिविडेंड एंड वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप होता है जब कंपनी बंद हो जाती है। वाइंडिंग अप किसे कहते हैं, जब कंपनी क्लोज हो जाती है, क्लोज्ड। ठीक है, इसे कहा जाता है वाइंडिंग अप। और जो डिविडेंड है, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अभी हम बस इक्विटी शेयर के बाद पढ़ेंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हमारा प्रेफरेंशियल राइट किस चीज से रिलेटेड, डिविडेंड पहले मिलेगा। और साथ ही साथ जब कंपनी बंद होगी तो इन्हें प्रेफरेंस, जो भी पैसा हमने लिया है इनके थ्रू, जैसे कि जब हम प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, जब भी हम शेयर इशू करते हैं, हम पब्लिक से क्या कहते हैं कि तुम ये शेयर्स खरीद लो, इसके बदले हमें पैसे दो। और जब हमारी कंपनी या जितने टाइम पीरियड का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितने टाइम पीरियड के लिए तुम्हारा शेयर्स होगा, तब तक हम पैसा अपने पास रखेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे एंड देन हम आपको पैसा रिवर्ट कर देंगे, आपको वापस कर देंगे। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे, अगर कंपनी वाइंडिंग अप टाइम पर पहुंचती है तो उस केस में क्या होता है कि जो पैसा दिया जाएगा, वाइंड अप कब होती है कंपनी, हो सकता है कंपनी का अंदर पैसा ना हो, अब कंपनी लॉस मेकिंग हो गई हो जिसकी वजह से वो वाइंडिंग अप हो रही है, या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं उनके वाइंडिंग अप के। तो उस केस में सबसे पहले पैसा जो दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। ठीक है। और इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी के अंदर ऐसा कुछ भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होते। इक्विटी शेयर्स के पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होते, ना ही डिविडेंड से रिलेटेड और ना ही रीपेमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। यानी उनका डिविडेंड भी नहीं होता कि उनको डिविडेंड फिक्स होगा, कितना % मिलेगा कितना नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। अगर पैसा बचता है तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। और रीपेमेंट के केस में भी यही होता है, अगर लास्ट में पेमेंट करने के बाद पैसा बचेगा तो भी इक्विटी शेयर को मिलेगा, नहीं बचा तो इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलता। यानी इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जितना ही प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जितना ही प्रॉफिट का चांस होता है, एज वेल एज रिस्क।
हो सकता है कि जितना उनके पास क्या होता है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा लास्ट में पैसा बचा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम पैसा बचा तो कम पैसा मिलेगा, यानी जितना प्रॉफिट है उतना ही उनके पास रिस्क भी होता है। ठीक है, अब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके अंदर ना जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है तो उनके आगे एक लिखा होता है कि कितना परसेंट मिलेगा, समझ रहे हैं, जैसे 10%, 12%, 15%, ऐसे लिखा होता है कि प्रेफरेंस शेयर 15%, 10%, 12%। और ये जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि इनका रेट ऑफ डिविडेंड है, ये रेट ऑफ इनका डिविडेंड है, यानी इनको इतना परसेंट डिविडेंड मिलने वाला है, यानी एक फिक्स रेट होता है, इतना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। बट इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। बट इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं ऑनर बनते हैं, यानी ऑनर माने जाते हैं। इनके पास होता है कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है इनका, पार्टिसिपेशन। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये पार्टिसिपेट, नो पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ठीक है। अब हमारा इसमें एक ये पॉइंट रह रहा था ना, डिविडेंड, रीपेमेंट तो बता दिया। और डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है जैसा कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा, जब पार्टनरशिप में क्या होता है कि हमने पूरा साल वर्किंग की, पूरा साल वर्किंग के बाद जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सब निकालने के बाद एक प्रॉफिट आता है ना। हर ओपीसी में भी, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या होता है कि सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो कंपनी में भी ऐसा ही सेम होता है कि कंपनी का प्रॉफिट आता है। बट ये तो नहीं होता ना कि कंपनी का प्रॉफिट मेंबर्स का प्रॉफिट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंपनी अलग मेंबर अलग। तो जो कंपनी का प्रॉफिट आ जाता है उसमें से क्या होता है कि इन्हें जो इनके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि हमारे यही दो होते हैं जो शेयर होल्ड करते हैं, तो ये दो हमारे मेंबर्स होते हैं। तो इन्हें क्या होता है कि प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिविडेंड क्या होता है, इनका प्रॉफिट होता है, शेयर प्रॉफिट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है मेंबर्स का, उसी को क्या कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है, ये इनके कंपनी की बोर्ड, कंपनी अपने जनरल मीटिंग में डिसाइड करती है, ठीक है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं इसको कि कंपनी का डिविडेंड कितना होगा। BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा कि इक्विटी प्रेफरेंस, ठीक है। अब ये जो प्रेफरेंस होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। अब प्रेफरेंस कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे ये टेबल बना रखी है, टेबल का डायग्राम है ये। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस कौन कौन से होते हैं, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, कम्युलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, ठीक है। ये सब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं। तो कम्युलेटिव, कम्युलेटिव मतलब कनेक्ट करना, कम्युलेट करना, ऐड करना। तो कम्युलेटिव का मतलब होता है कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास ये राइट होता है कि इस साल का, करंट ईयर का डिविडेंड तो उन्हें मिलेगा मिलेगा, बट अगर कोई उनका एरियर ऑफ डिविडेंड है, यानी कोई ऐसा डिविडेंड जो पास्ट ईयर में नहीं पे हुआ है, पास्ट ईयर डिविडेंड होते हैं, ठीक है। अगर ये एरियर ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं, हमारे पास्ट ईयर के डिविडेंड जो पे नहीं किए गए होते हैं, जो कंपनी ने पे नहीं किए होते हैं, इसलिए वो एरियर अराइज हो जाते हैं, यानी कंपनी को पे करना है, ठीक है। तो कम्युलेटिव के पास ये राइट होता है कि वो करंट ईयर का डिविडेंड तो लेगा ही, साथ ही साथ अगर कोई प्रीवियस ईयर का डिविडेंड बाकी है तो वो भी लेगा। मान लो अगर 18-19 का डिविडेंड, 19-20 का डिविडेंड आपको डिक्लेयर कर दिया गया प्रेफरेंस शेयर को कि हाँ हम 10% डिविडेंड देंगे, और इनका प्रीवियस ईयर डिविडेंड भी पड़ा हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी, पहले प्रीवियस ईयर डिविडेंड देगी फिर करंट ईयर, यानी दोनों ही साथ में उन्हें देना पड़ेगा। बट नॉन कम्युलेटिव के पास ऐसा कुछ नहीं होता, उनके पास राइट नहीं होता कि वो पिछले डिविडेंड ले सकें, उन्हें सिर्फ इस साल का डिविडेंड मिलेगा 18-19 का, प्रीवियस ईयर का कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, सॉरी इस साल करंट ईयर का मिलेगा 19-20 का, पर 18-19 का नहीं मिलेगा, ठीक है। और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट मतलब
कन्वर्टेबल से ही समझ रहे हैं ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो खुद अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं, और इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट कराने के बाद उनके पास सेम वही राइट्स आ जाते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होते हैं, ठीक है। बट नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स वो होते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट ही नहीं होते, वो प्रेफरेंस ही रहेंगे, उनके पास राइट नहीं है कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकें, ठीक है। उसके बाद होता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट मीन्स पार्टिसिपेट करना, बट किस में पार्टिसिपेट करना है इन्हें? देखो, जो हमने पहले ही पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास ऑलरेडी एक प्रेफरेंशियल राइट होता है कि उन्हें डिविडेंड मिलेगा, वो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किससे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाएगा, ठीक है। बट पार्टिसिपेटिंग कहता है कि हाँ, अगर आप हमारे को प्रेफरेंस शेयर हमारा जितना फिक्स था उतना प्रेफरेंस शेयर मिल गया, बट इक्विटी शेयर को भी पेमेंट हो गई है डिविडेंड की, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है ना रिमेनिंग में, उसे भी हम पहले लेंगे, समझ रहे हैं। यानी मान लो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 1 लाख का उनका प्रॉफिट था, उसमें से इन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को 50,000 दे दिया, फिर उसके बाद इक्विटी के पास भी डिविडेंड आया, इक्विटी को भी 40,000 डिविडेंड दे गया। अब ये जो 10,000 का पैसा बचा है ये सरप्लस है, मतलब सरप्लस नहीं, रिमेनिंग अमाउंट है। अब इस रिमेनिंग अमाउंट में भी प्रेफरेंस शेयर, ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनके पास राइट होता है कि इस रिमेनिंग अमाउंट में भी ये अपना डिविडेंड मांगे, ठीक है, वो भी इक्विटी से पहले। तो इनके पास राइट होता है कि पार्टिसिपेट करेंगे मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है कि इनके पास राइट नहीं होता, अगर कोई प्रॉफिट रिमेनिंग बच भी जाता है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर्स, देन उसके बाद जो पैसा आएगा वो इक्विटी का ही होगा, इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे आफ्टर द पेमेंट ऑफ इक्विटीज डिविडेंड, और नॉन पार्टिसिपेटिंग के पास कोई राइट नहीं होता है। अब हमारा लास्ट है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। जो रिडीमेबल रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिडीमेबल का मतलब क्या होता है। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, यानी जब हम अपने प्रेफरेंस शेयर, हमने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, मतलब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर अलॉट किए हैं, हमने पहले ही बताया जब कंपनी पैसा लेती है तो कंपनी को एक टाइम के बाद पैसा वापस करना ही पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि शेयर्स के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद हम अपने शेयर्स को, मतलब इन शेयर्स को रिडीम कर देंगे, रिडीम इनकी पेमेंट कर देंगे, रीपेमेंट करेंगे इनकी, ठीक है। यानी इनका पैसा जितना भी हमने इनसे पैसा लिया होगा हम इन्हें वापस कर देंगे। और नॉन रिडीमेबल होता है कि ये जो शेयर्स हैं ये कभी रिडीम्ड ही नहीं होंगे टिल द एंड ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक ये रिडीम नहीं होंगे। तो रिडीमेबल का मतलब समझ गया ना, जो शेयर्स रिडीम्ड हो जाएंगे आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जिनके और उनके अंदर स्पेसिफिकली लिखा होगा शेयर्स के अंदर, जब आप शेयर्स इशू कंपनी करती है तो उसके अंदर स्पेसिफाइड होगा कि ये 10 साल के लिए हैं, 5 साल के लिए हैं, कितने साल के लिए हैं ये, ठीक है। बट कभी भी ये जो स्पेसिफाइड टाइम होगा ये कभी भी 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी हर शेयर 20 साल के अंदर रिडीम्ड हो जाएगा अगर वो रिडीमेबल कैटेगरी का है तो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीपेमेंट, जो पैसा शेयर्स के थ्रू आपने मंगवाया उसे वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉन रिडीमेबल हमने बताया इररिडीमेबल होते हैं, इनकी रिपेमेंट कब होती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तभी इनकी रीपेमेंट करी जाएगी। बट कंपनीज एक्ट के थ्रू कभी भी कंपनी को ये अलाउड नहीं है कि वो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन रिडीमेबल शेयर इशू करे, वो कभी भी नॉन रिडीमेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कंपनी इशू ऑफ शेयर कैसे कैसे कर सकती है, यानी कंपनी शेयर किस किस तरीके से इशू करती है। तो सबसे पहले ही पढ़ लिया था कि एक पब्लिक इशू होता है, ठीक है, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को शेयर्स इशू करती है थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है। और ये सिर्फ जो कर सकती है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी को ही अलाउड है, यानी पब्लिक कंपनी ही डायरेक्ट पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है, प्राइवेट कंपनी नॉट अलाउड, प्राइवेट नॉट अलाउड, यार ये प्राइवेट लिख दिया है तो ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी कभी भी अलाउड नहीं होती, ठीक है। और दूसरा किस तरीके से, अब देखो, अब अगर पब्लिक कंपनी तो चलो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा मंगवा लेती है, पर प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक से पैसा नहीं मंगवाएगी तो पैसा कहाँ से मंगवाएगी? तो प्राइवेट कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है क्या वो किससे मंगवा सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट से।
प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, या फिर हम इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है, इसका मतलब होता है कि ये शेयर्स अलॉट करते हैं, किसको किसको अलॉट करते हैं, ये शेयर्स अलॉट करेंगे किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन्स को ये शेयर इशू करते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स को। और वो ग्रुप ऑफ पीपल में कौन कौन लोग होते हैं, इसमें हमारे बैंक्स हो सकते हैं, हमारे सप्लायर हो सकते हैं, ठीक है, हमारे और जो होते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, ठीक है, हम मतलब उन्हीं लोगों को, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्राइवेटली अलॉटमेंट करी जाती है कुछ सिलेक्टेड पीपल्स को हम क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं अपने। वो भी क्या कहते हैं, वो सिलेक्टेड पीपल कौन कौन से हो सकते हैं, यानी हमारा बैंक्स हो सकते हैं, हमारे सप्लायर हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लोग, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं। ये सब हमारी इस प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स को क्या करती हैं, सब्सक्राइब करती हैं और कंपनी में पैसा लगाती हैं। तो प्राइवेट कंपनी ये चीज कर सकती है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट पैसा मंगवा सकती है, और पब्लिक कंपनी भी करती है ये। ठीक है, पब्लिक कंपनी में कोई रोक टोक नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी करती है, पब्लिक इशू भी करती है। और जब ये पब्लिक इशू करती है और अगर ये फर्स्ट टाइम कर रही है, यानी फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी IPO। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम करती है तो। ये प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट पता चल गई, कंपनी, प्राइवेट कंपनी अगर, पब्लिक कंपनी अगर किसी प्राइवेट स्पेसिफाइड पीपल्स को शेयर इशू करती है तो ये होता है पब्लिक। थर्ड होता है, क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स क्या होता है कि कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज को, कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑफर करती है क्या, अपने एम्प्लॉयज को इनवाइट करती है, सॉरी हम बोल सकते हैं कि इनवाइट करती है। यानी ये सिर्फ आपके पास एक ऑफर होता है, नॉट ऑब्लिगेशन। ये मतलब एम्प्लॉयज के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होती कि तुमको शेयर सब्सक्राइब करने ही करने होंगे। उनकी अपनी मर्जी है कि वो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। एम्प्लॉयज को क्या ऑप्शन देती है, एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है टू सब्सक्राइब शेयर्स। ठीक है, ये ऑफर होता है, इनके पास राइट होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं राइट है या ऑफर है कि वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये जो शेयर्स होते हैं, ये जो शेयर की जो वैल्यू होती है लेस होती है मार्केट वैल्यू से। समझ रहे हैं, मार्केट वैल्यू यानी जो अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन को इशू करेंगे, एग्जाम्पल लो, अगर कोई कंपनी का शेयर है वो अगर 100 रुपए का है, ठीक है, तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए 100 रुपए का ही होगा। बट अगर वो इम्प्लॉयज को दे रहा है, किसमें, इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान में, इसे बोला जाता है ईसॉप। ठीक है, ईसॉप बोला जाता है इसे। अगर इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में दे रहा है तो ये 100 रुपए का नहीं देगा, 100 रुपए से कम देगा, यानी 70 रुपए का, 80 रुपए का, इतने रुपए का ये शेयर्स देंगे इसको। ठीक है, यानी वो मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में शेयर्स को अलॉट करते हैं अपने इम्प्लॉयज को। ठीक है, ये इम्प्लॉयज के पास ही राइट होता है और किसी के पास नहीं। हमारा फोर्थ क्या है, राइट इशू ऑफ शेयर्स। राइट इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि हम अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स को एक राइट देते हैं
कि आप हमारे शेयर्स को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये राइट होता है उनके पास कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी इनका शेयर ले रखा है। तो मानो जैसे कंपनी ने सबसे पहले एक बार इनिशियल ऑफर किया, तो उसमें क्या किया, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर करने के बाद जब कंपनी दूसरा फर्दर शेयर इशू करती है, फर्दर शेयर इशू करेगी, तो उस केस में भी सबसे पहले इन्हें राइट दिया जाएगा, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि आप अगर हमारी इस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड और इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।